पिछले महीने मेरे एक जान पहचान के शख्स हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उस मैराथन में एक 35-40 साल का इंसान दौड़ते दौड़ते अचानक गिर गया और उसकी वहीं पे डेथ हो गई। अब इमोशनल लॉस तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं। इतनी कम उम्र में किसी का अचानक चले जाना परिवार के लिए कितना बड़ा शॉक होगा। लेकिन कुछ दिन के बाद उस परिवार के सामने एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। उस व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट्स काफी अच्छे किए हुए थे और ज्यादातर पैसा म्यूचुअल फंड्स में था, लेकिन वो DIY डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर थे। खुद इन्वेस्ट करते थे, कोई एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं था। अब फैमिली को ठीक से ये भी नहीं समझ आ रहा कि पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है, और जो इन्वेस्टमेंट्स पता चल भी गए हैं उन्हें एक्सेस कैसे किया जाए, कौन सा फॉर्म भरना है, नॉमिनी है तो क्या करना है, नॉमिनी नहीं है तो क्या होगा, डेथ सर्टिफिकेट के अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किसी को कुछ नहीं पता था। ये बात मेरे दिमाग में रह गई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते वक्त हम हर तरह की बातों पर ध्यान देते हैं, SIP अमाउंट, डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन, सब कुछ। लेकिन अपने आप से एक सवाल कभी नहीं करते कि अगर कल को मैं न रहा तो क्या मेरे परिवार के लिए आसान होगा मेरे किए गए निवेश को एक्सेस करना। इस प्रोसेस को, कि जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मर जाता है और उसके बाद जो यूनिट्स ट्रांसफर की जाती है, इसको ट्रांसमिशन कहते हैं। और इसी को लेकर 23 जुलाई 2026 को सेबी ने इस प्रोसेस को से जुड़ा हुआ एक नया फ्रेमवर्क जारी किया है, जो 22 अगस्त से लागू होने जा रहा है। इसलिए आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहती हूँ कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की डेथ के बाद ब्रॉडली क्या होता है, ट्रांसमिशन का प्रोसेस कैसे काम करता है। तो नोट बना लीजिए इसका। सबसे पहले ज्वाइंट होल्डिंग समझते हैं। मान लीजिए म्यूचुअल फंड हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम है और हस्बैंड की डेथ हो जाती है। वाइफ सर्वाइविंग ज्वाइंट होल्डर है। यहाँ नया रूल प्रोसेस को काफी सिंपल करता है। AMC को सर्वाइविंग ज्वाइंट होल्डर से KYC, इंडेमनिटी बॉन्ड, अंडरटेकिंग जैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगने हैं। अब डिसीज्ड होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट देना मेन रिक्वायरमेंट है और यूनिट्स सर्वाइविंग ज्वाइंट होल्डर के साथ कंटिन्यू हो सकते हैं। मान लीजिए कि 3 ज्वाइंट होल्डर्स है, A फर्स्ट है, B सेकेंड और C थर्ड है। A की डेथ हो गई तो B और C सर्वाइविंग होल्डर्स है और होल्डिंग उनके साथ कंटिन्यू हो सकती है। अब दूसरा केस, म्यूचुअल फंड सिर्फ एक व्यक्ति के नाम है लेकिन नॉमिनी रजिस्टर्ड है। मान लीजिए हस्बैंड सोल होल्डर थे और वाइफ नॉमिनी है। उनकी डेथ के बाद वाइफ AMC या RTA के पास ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट देंगी। ब्रॉडली उन्हें ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म, वेरीफाइबल डेथ सर्टिफिकेट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देना होगा। अगर यूनिट्स नॉर्मल म्यूचुअल फंड फोलियो यानी SOA फॉर्म में है तो फॉर्म में नॉमिनी की KYC, बैंक अकाउंट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ली जाती है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझिए, नॉमिनी का नाम होने का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि वही उस इन्वेस्टमेंट का अंतिम लीगल ओनर बन गया। सेबी के नए फ्रेमवर्क में साफ लिखा है कि नॉमिनी डिसीज्ड इन्वेस्टर के लीगल एयर्स की तरफ से ट्रस्टी के रूप में एसेट्स रिसीव करता है। AMC ने नॉमिनी के नाम यूनिट्स ट्रांसमिट कर दिए तो AMC की ट्रांसमिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है। आगे इनहेरिटेंस किसका है वो सक्सेशन लॉ का अलग सब्जेक्ट हो सकता है। अब आते हैं उस केस पर जहां असली कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है। म्यूचुअल फंड सोल होल्डिंग में है और नॉमिनी रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब AMC कैसे तय करे कि यूनिट्स किसको देनी है। कहीं स्पाउस क्लेम कर सकता है, कहीं बच्चा कर सकता है, कहीं पेरेंट। इसलिए यहाँ पर क्लेमेंट को ये एस्टैब्लिश करना पड़ता है कि वो डिसीज्ड इन्वेस्टर का लीगल एयर है। नए फ्रेमवर्क में सेबी ने इसी प्रोसेस को आसान करने की कोशिश की है और क्लेम की वैल्यू के आधार पर अलग अलग रूट्स बनाए हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा टेक्निकल फर्क समझना जरूरी है। आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स दो तरह से होल्ड हो सकते हैं। एक है नॉर्मल म्यूचुअल फंड फोलियो में, जिसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या SOA मोड कहते हैं। दूसरा आपके डीमैट अकाउंट में। पहले SOA वाले म्यूचुअल फंड्स की हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स इसी तरीके से अपने यूनिट्स को रखते हैं। अगर नॉमिनी नहीं है और SOA में म्यूचुअल फंड क्लेम बहुत छोटा है, 10,000 तक, तो नया क्विक ट्रांसमिशन प्रोसेसिंग यानी QTP रूट है। ये सुविधा इमीडिएट रिलेटिव्स के लिए है, यानी पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स इन लॉ। यहाँ पर प्रोसेस बहुत सिंपल रखा गया है। क्लेमेंट को ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट कम अंडरटेकिंग देनी होगी।
डेथ सर्टिफिकेट देना होगा, म्यूचुअल फंड होल्डिंग का स्टेटमेंट देना होगा और डिसीज्ड के साथ अपना रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने वाला डॉक्यूमेंट देना होगा। इसके बाद अगला लेवल है 10,000 से ज्यादा और 10 लाख तक का क्लेम। इसे सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ नोटराइज्ड इंडेमनिटी बॉन्ड और लीगल एयर्स का नोटराइज्ड एफिडेविट कम एनओसी देना पड़ सकता है। अगर सभी लीगल एयर्स ने फैमिली सेटलमेंट डीड एग्जीक्यूट किया है तो वो भी एक रूट हो सकता है। अगर एसओए में म्यूचुअल फंड क्लेम 10 लाख से ज्यादा है तो डॉक्यूमेंटेशन और मजबूत होगा। यहाँ विल के साथ नोटराइज्ड इंडेमनिटी बॉन्ड या फिर लीगल एयरशिप सर्टिफिकेट के साथ इंडेमनिटी बॉन्ड या सक्सेशन सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अथवा कोर्ट डिक्री जैसे डॉक्यूमेंट में से एप्लीकेबल रूट लिया जा सकता है। एक बड़ा बदलाव यहाँ ये है कि प्रोबेट ऑफ विल हर केस में मैंडेटरी नहीं रखा गया है। पुराने प्रोसेस के मुकाबले ये काफी इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन है। अब अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स डीमैट अकाउंट में रखी हुई है तो यही थ्रेशोल्ड अलग है। वहां क्यूटीपी का लिमिट 30,000 तक है और सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन की सीमा 30 लाख तक है। यानी इस वीडियो में जब भी 10,000 और 10 लाख की बात कर रही हूं वो नॉर्मल एमएफ फोलियो या एसओए होल्डिंग्स के लिए है। डीमैट हेल्ड म्यूचुअल फंड यूनिट्स के लिए लिमिट 30,000 और 30 लाख है। एक और प्रैक्टिकल चेंज बहुत अच्छा है। डेथ सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर ब्रांच भागने की जरूरत हर केस में नहीं है। सेबी ने क्यूआर कोड वाला वेरीफाइबल डेथ सर्टिफिकेट भी एक्सेप्टेबल माना है। ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल से वेरीफाई की गई कॉपी या ड्यूली अटेस्टेड कॉपी भी प्रिस्क्राइब्ड रूट्स में है। और क्लेम सबमिट करने के बाद एएमसी या प्रोसेसिंग एंटिटी को आपको एक्नॉलेजमेंट देना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग या इनकरेक्ट है तो शुरुआत में ही बताना है। सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद ट्रांसमिशन क्लेम को 21 कैलेंडर डेज के भीतर प्रोसेस किया जाना चाहिए। अगर डिले या रिजेक्शन होता है तो उसका रीजन क्लेमेंट को राइटिंग में देना होगा। अब वापस उस 35-40 साल के व्यक्ति के परिवार पर आते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि पैसा म्यूचुअल फंड्स में पड़ा है। असली प्रॉब्लम ये है कि जिस व्यक्ति को पूरा सिस्टम पता था वही अब नहीं है। हो सकता है उसने 5 अलग अलग एएमसीज में फंड्स लिए हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्ट हो, कुछ किसी प्लेटफॉर्म से किए गए हो सकता है नॉमिनेशन कहीं अपडेटेड हो कहीं ना हो। फैमिली को अगर शुरुआत ही इस सवाल से करनी पड़े कि इन्वेस्टमेंट आखिर है कहां, तो ट्रांसमिशन के रूल आसान होने के बावजूद सिचुएशन मुश्किल हो जाती है। इसलिए इस वीडियो का टेक अवे सिर्फ इतना नहीं है कि नॉमिनेशन करवा लीजिए। आपको 3 चीजें करनी है। पहला, अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की एक कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड रखिए। किन किन एएमसीज और फोलियोज में इन्वेस्टमेंट है, फैमिली को कम से कम उसका पता होना चाहिए। दूसरा, हर फोलियो का नॉमिनेशन और होल्डिंग पैटर्न चेक कीजिए। सोल होल्डिंग है या जॉइंट, नॉमिनी रजिस्टर्ड है या नहीं। और तीसरा, अपने घर में कम से कम एक ट्रस्टेड व्यक्ति को इतना जरूर पता होना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कहां हैं और आपके म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स का बेसिक ट्रेल कैसे मिलेगा। DIY इन्वेस्टिंग बिल्कुल ठीक है। आप खुद फंड्स चूज कीजिए, खुद पोर्टफोलियो मैनेज कीजिए, लेकिन DIY इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपके इन्वेस्टमेंट्स की पूरी जानकारी सिर्फ आपके लैपटॉप, आपके फोन और आपके दिमाग में बंद हो। क्योंकि वेल्थ बनाना फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा है। आपके बाद वही वेल्थ आपके परिवार तक आसानी से पहुंच सके, इसकी अरेंजमेंट करना भी फाइनेंशियल प्लानिंग का उतना ही जरूरी हिस्सा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सेव करके जरूर रख लीजिए ताकि आपके परिवार को ये बाद में काम में आ सके। लिस्ट बना के अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई गई है वो बना के अपने परिवार वालों को जरूर दे दीजिए। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।